हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं भैया आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। पढ़ाई बहुत अच्छे से आपने शुरू कर दी होगी और इससे पहले हमारे चार 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 लेक्चर हो चुके हैं। चार अकाउंट्स के लेक्चर हो चुके हैं, चार मैथ्स के लेक्चर हो चुके हैं, चार इको के लेक्चर हो चुके हैं और चार हो चुके हैं लॉ के लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपने उस सारे लेक्चर देख लिए होंगे और ये है हमारा फिफ्थ लेक्चर। जैसे हमने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, बेस्ट क्वालिटी डेमो लेक्चर्स आप लोगों के लिए डालेंगे। तो सभी एजुकेटर्स ने आपके लिए ये काउंट करके पांच पांच लेक्चर्स डाल दिए हैं। तो फटाफट से जाइए, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हो तो उन्हें देखिए और फिर लीजिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। और आज मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन न्यूज लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप एकदम खुश हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को टीम महाबली से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अगर आप इस टीम के बारे में नहीं जानते तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं सीए और ऑनलाइन स्पेस में आप बेस्ट टीम ढूंढ रहे तो वो है टीम महाबली ऑन अनअकैडमी। सो हियर आई प्रेजेंट टीम महाबली ऑफ अनअकैडमी। यहां पर आपको पढ़ाएंगे सीए राकेश कालरा सर, ही इज ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। और ये आपको पढ़ाएंगे सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। देन वी हैव मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। शिवानी शर्मा मैम विल टीच यू दिस सब्जेक्ट। You will ace in this subject with her expertise. She's gold medalist in mathematics, belonging from the city of Bhopal. Then comes beta CA Shantam Gupta sir. He's from the city of Kolkata and he will make you expert in his subject of law. And there I come. Here I come, C. Aditya Sharma from the city of Pune to make business economics this subject most interesting and most boring for you. So these 5 demo lectures are available for you. Go and watch these lectures. So 5 demo lectures के टाइमिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ. Now since this video are already recorded, you don't have to refer this timetable. अगर आपने डे 1 पे देखना होता तो फिर मैं आपको लाइव का टाइम टेबल बताता. But all the lectures are now available on our channel CA360 Foundation. डू वॉच देम. अगर आपको फास्ट अगर देखना है तो फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस यू कैन स्विच टू 1.25x स्पीड ऑल्सो. तो चारों एडुकेटर से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया. दिस बैच इज फॉर न्यू सिलेबस सितंबर 2024 एंड न्यू सिलेबस जैन 2025. ओल्ड सिलेबस अब एप्लीकेबल ही नहीं है किसी के लिए भी. मैं आपको फटाफट से ना खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, टाइम टेबल बता देता हूँ कि जो प्लस क्लासेस के होने वाले, फिर एक सरप्राइज रिवील करूंगा. बहुत 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 बेहतरीन चीज आपके लिए आने वाली है, आप खुश हो जाएंगे. तो माई सेल्फ सी आदित्य शर्मा, योर बिलवेड एजुकेटर फ्रॉम द सिटी ऑफ पुणे. आई टीच यू द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. यू विल एस इन दिस सब्जेक्ट. आप बहुत 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 ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे. नॉलेज का भंडार आपके अंदर अंबार भर जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ. आई क्लियर्ड ऑल द लेवल ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद डिसिप्लिन. डिसिप्लिन थी, मैंने क्लियर कर लिया और वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा अपार्ट फ्रॉम माय सब्जेक्ट. सो आई हैव टॉट मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स थैंक्स टू अनअकैडमी. इसके अंदर मेजर चंक जो है ये अनअकैडमी पे ही मैंने पढ़ाया है. आई एम डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन सीए फाउंडेशन एंड आई टीच यू 2 सब्जेक्ट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट सीए इंटरमीडिएट लेवल. हमारी क्या बोलते हैं सफर की शुरुआत यहां से होगी, लेकिन मैं आप लोगों का साथ सीए इंटरमीडिएट और एक दिन सीए फाइनल तक भी देने वाला हूं. बच्चे पार्टी, मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स से क्लियर करवाया है. ऑफ कोर्स उसके अंदर स्टूडेंट्स का ही कंट्रीब्यूशन मेजर रहता है, बट स्टिल आई फील प्रिविलेज कि मैं बच्चों को कुछ पढ़ा पाया, बच्चों को आगे बढ़ा पाया, थोड़ा उनको गाइड कर पाया. सो दिस इज मी सी आदित्य शर्मा फॉर योर सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. नाउ आई वॉन्ट यू टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे क्रॉप कर लीजिएगा और इसे अपना वॉलपेपर बना लीजिए. चार सब्जेक्ट यही क्रोनोलॉजी में चलने वाले, बिजनेस लॉ, देन इकोनॉमिक्स, देन मैथमेटिक्स विच वी विल कॉल एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड अकाउंटिंग. ये चार सब्जेक्ट यही सीक्वेंस में चलने वाले हैं. टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, 8:30 to 10, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक, 10:15 to 11:45, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक, फिर 12 to 1:30, फिर आधे घंटे का ब्रेक क्योंकि वो खाने का टाइम लंच टाइम होता है आप लोगों का, 2 to 3:30 रहेगा. फ्रीक्वेंसी अगर मैं आपको बताऊं तो मंडे टू सैटरडे रहने वाला है, यानी कि 6 days a week. और कोर्स की टोटल ड्यूरेशन होने वाली है 3 months. हम इससे पहले ही से रैप अप करेंगे, हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 3:30 बजे फ्री हो जाएंगे. क्लासेस शार्प 3:30 बजे खत्म हो जाएगी. क्लासेस उसके ऊपर नहीं जाती है फॉर श्योर. तो 3:30 बजे जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी ना, यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम, यू विल हैव सो मच टाइम. आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपना होमवर्क कर सकते हैं, आप जो लेक्चर मिस हो गए हैं वो देख सकते हैं. वी विल कॉल दिस एज नो क्लास जोन. ये नो क्लास जोन अन अकेडमी का एक इनिशिएटिव है कि बच्चे को पढ़ा तो देते हैं सभी एडुकेटर,
लेकिन बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम, होमवर्क का टाइम, बैकलॉग का टाइम, अदर एक्टिविटीज के लिए भी टाइम मिलना चाहिए। तो नो क्लास जोन रखा है जहां पर आपकी कोई प्लस क्लासेस नहीं होगी। अब आपने मुझे पिछले 4 लेक्चर्स में कहते हुए सुना होगा कि अगर आपको यहाँ पर मजा आ रहा है तो प्लस क्लासेस में 10 टाइम्स मजा आएगा, 15 टाइम्स मजा आएगा, 5 टाइम्स मजा आएगा। मैं कभी कभी कुछ भी नंबर बोल देता हूँ, बट यस, मजा तो बहुत ज्यादा आता है। अब आप बोलेंगे सर हम प्लस क्लासेस का मजा कैसे लें? प्लस क्लासेस का अगर आपको मजा लेना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन आप ऑलरेडी देख सकते हैं क्या प्राइजेस है हमारे। कोई डाउट, क्वेरी, डिफिकल्टी अगर आपको जाती है तो आप 8585858585 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर जैसे मैंने आपको कहा था, एक सरप्राइज है जो सच में एक ऐसी चीज है जिसे सभी बच्चा पसंद करेगा। मतलब मैं वो स्लाइड दिखाऊंगा ना तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो बोलेगा अरे यार सर ये तो क्या फालतू चीज दे दी। नहीं, अब जरा ध्यान से देखिए। अगर आपने हमारे 5 5 लेक्चर देख लिए और आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हम अन अकेडमी पावर प्ले। क्या होता है ये अन अकेडमी पावर प्ले? सीए फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा फ्री फॉर 7 डेज। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 17 अप्रैल तक ही वैलिड है। अब आप बोलेंगे सर आज है 15, ये ऑफर तो फिर 2 ही दिन के लिए वैलिड है, आप बोल रहे 7 दिन का फ्री ट्रायल। आप जिस भी दिन एक्टिवेट करेंगे वहां से 7 डेज आपको फ्री मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज ही आप 15 को इसे एक्टिवेट कर देते हैं तो 15 से अगले 7 दिन मिलेंगे। आप 16 को एक्टिवेट करते तो वहां से 7 दिन, 17 को करते तो वहां से 7 दिन, 18 को करते तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफर सिर्फ 17 अप्रैल तक ही वैलिड है। तो भैया इससे अच्छा क्या हो सकता है? जिस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ना है, जिस प्लेटफॉर्म की मैं तारीफ कर रहा था, आप उसमें 7 डेज का फ्री ट्रायल एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन एंजॉय स्ट्रेट अवे 7 डेज फ्री ट्रायल। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाले हैं? आपको मिलने वाले इंडिया के टॉप एजुकेटर, यस, अन अकेडमी इज लीडिंग ब्रांड इन सीए। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा बेस्ट इन क्लास स्टडी मटेरियल्स का, सिंगल यूनिफाइड प्लानर टू ट्रैक ऑल क्लासेस। आपको एक लिंक मिलेगी, उसी के अंदर सभी लेक्चर्स रहेंगे, उसी के अंदर ट्रैकर रहेगा, उसी के अंदर टाइटल्स रहेंगे, सब कुछ रहेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस भैया एनरोल करिए फटाफट, क्लिक करिए, एनरोल करिए, और 7 दिन का सब्सक्रिप्शन हमारी तरफ से फ्रीली इंजॉय करिए। अगर कोई कोड पॉपअप होता है तो आप वहां पर PRO प्रो कोड लगा सकते हैं। यूज करो कोड प्रो और मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन एंड फ्री सब्सक्रिप्शन पाइए मेरे प्रो। ओके, इसके अलावा अगर आप बुक्स बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप अन अकेडमी से बाय कर सकते हैं। अगर आप बुक वाला बंडल बाय करना चाहते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है। आप आइकॉनिक के बारे में जानना चाहते हैं तो 85858585 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? 8585858585। ठीक है, सभी एडुकेटर्स की बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। मेरी बुक्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्रीली डाउनलोड करना चाहते हैं, ओपन सोर्स में मैंने इसको अवेलेबल करवा रखी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसे डाउनलोड करिए, आप इसे शेयर करिए, आप इसे प्रिंट करिए, इससे पढ़ाई करिए। इसके अंदर अगर आपको लगता है कि कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए, सर कोई नया एग्जाम्पल डालो तड़कता भड़कता, आई एम ओपन फॉर सजेशंस एज वेल। ठीक है जी, ओके ओके, सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? हम लोगों ने स्टार्ट किया था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बच्चों, इसके अंदर हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक वो था सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर हमने 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी और 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस किए थे। सबसे पहले उसका रिवीजन करते हैं, फिर हम तीनों इकोनॉमिक सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों के मेरिट और तीनों के डीमेरिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, डन। तो here I welcome you all. Here I welcome you again for this 5th lecture. ये लास्ट डेमो लेक्चर है। इसके बाद अगर आपको हमारी कोई भी क्लासेस देखनी तो प्लस पे देखनी पड़ेगी। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर्स नेम इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। न्यू सिलेबस सितंबर 2024 एंड जनवरी 2025 के लिए। चलिए शुरू करते हैं, रिवीजन के साथ शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिकली उससे भी चलो, उससे भी पीछे चलता है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करता है।
सो व्हाट इज दिस सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब ऑल नेशंस विदाउट एक्सेप्शन हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। कोई भी ऐसा नेशन नहीं है जो इससे बचाओ। सर स्केर्सिटी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर रिसोर्सेस को हाइपोथेटिकली अनलिमिटेड कर दिया जाए तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं। या फिर रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस की जगह सिंगुलर यूज कर दिए तो भी कोई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा क्या? द आंसर इज नहीं। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए अराइज होता है क्योंकि रिसोर्सेस है लिमिटेड और उनके भी हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। बच्चों सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम पढ़ते हैं क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में हम मेथड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव मेथड या लेबर इंटेंसिव मेथड। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब जो नेशनल आउटपुट बनता है उसमें सोसाइटी में जो आउटपुट बन रहा है किसका कितना शेयर है, एंड प्रोविजन करनी पड़ती है फ्यूचर के लिए, नहीं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल हो जाएगा। सर चार इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड हम लोगों ने देख लिया। सर मिटा क्यों रहे हो? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से रिवीजन करेंगे तब मार्क करवाऊंगा, अभी रेस कर करके हम कर रहे हैं। चलिए तो मैंने आपको बता दिया, देखिए मिटाने से पहले मैंने रिवीजन करवा दिया। अब बेटा तीन टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम देखते हैं। सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजर फेयर इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास रहते हैं और ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। यहाँ पे जो मेन स्टे है, अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वहां तक आपको लेकर कौन जाएगा, ड्राइव कौन करेगा, आपको ड्राइव करेगा प्रॉफिट। इसलिए बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे एंड प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे जितने भी डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर द्वारा, बायर एंड सेलर द्वारा। गवर्नमेंट का रोल मार्केट के अंदर पेयर मिनिमम रहता है। बच्चों इसको लेजर फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। लेजर फेयर का मतलब होता है लेट इट बी। अब क्योंकि ये एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, यहाँ पर भी चार सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, सर क्या प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर डिसाइड करेगा। कैसे प्रोड्यूस करे, सर वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन सिलेक्ट करेंगे जहां पर कॉस्ट मिनिमम हो, विच विल गिव कॉस्ट मिनिमम। सर किसके लिए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, जिसके पास बाइंग कैपेसिटी, और बाइंग कैपेसिटी डिपेंड करती है आपकी इनकम और आपकी वेल्थ पे भी। और लास्टली क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट है ही नहीं तो प्रोविजन किसको करना पड़ेगा, प्रोविजन मुझको करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। सो आई विल डू द प्रोविजन। हाउस होल्ड सेक्टर सेव करेगा और फर्म्स करेगी इन्वेस्ट। सेविंग डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। नेक्स्ट टाइप की इकोनॉमी है बेटा, अच्छा इसका एक पॉइंट रह गया, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं यहाँ पर सब कुछ बायर एंड सेलर यानी डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन्ड है। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की मदद से जो प्राइस आता है उसी के ऊपर ट्रांजेक्शन होते हैं। सो बेसिकली प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है यहाँ पर। क्या आपकी बात समझ में? ओके। नेक्स्ट कम सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। ये इकोनॉमिक सिस्टम का आइडिया कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में दिया था। ये कहते हैं कलेक्टिव ओनरशिप चाहिए गवर्नमेंट की, प्राइवेट गुड्स से ज्यादा पब्लिक गुड्स पर फोकस होना चाहिए। सर यहाँ पर भी चार सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना, सर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हाउ टू प्रोड्यूस, मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ज्यादातर इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना, सर सभी के लिए नीड बेसिस पर। और प्रोविजन कौन करेगा, सर प्रोविजन भी गवर्नमेंट करके देगी, यानी कि एवरीथिंग इज गवर्नमेंट डिटरमिन। देन कम मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम रहता है जिसके अंदर दोनों टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म सोशलिज्म, दोनों के मेरिट्स लेने की कोशिश करिए और दोनों के डीमेरिट्स को एक्सक्लूड करने की कोशिश करिए। यहाँ पर तीन सेक्टर आपको वर्क करते हुए दिखेंगे। प्राइवेट सेक्टर फॉर प्रॉफिट, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर ये जनरली वेलफेयर के लिए काम करती है। और जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर क्यों काम करता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा और प्राइवेट सेक्टर की क्वालिटी मिल जाए। यहाँ पर भी चार सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे। सबसे पहला है भैया व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड लास्ट है प्रोविजन। सर व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में यहाँ पर देखिए जो प्राइवेट सेक्टर रहेगा वो कंज्यूमर से पूछ के प्रोडक्शन करेगा और जो गवर्नमेंट सेक्टर रहेगी वो नीड बेस्ड प्रोडक्शन करेगी, इसेंशियल यूटिलिटीज का प्रोडक्शन करेगी। हाउ टू प्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर ऐसे प्रोडक्शन करेगा कि उसकी कॉस्ट कम हो और गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्शन करेगी कि इंप्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, प्राइवेट सेक्टर तो उसी के लिए प्रोड्यूस करेगा जिसके पास बाइंग कैपेसिटी है
और गवर्नमेंट उसके लिए प्रोड्यूस करेगी जिसको नीड है। और प्रोविजन कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर अपनी प्रोविजन खुद करेगा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करके, और गवर्नमेंट भी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करेगी। यानी यहाँ पे ड्युअलिटी है, यहाँ पर दोनों एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दे विल को एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेंगे बेटा, दे विल को एग्जिस्ट, साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ निभाना साथी है। समझ गया? ओके, अब चलिए हम इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर मेरिट्स, फिर डीमेरिट्स। शुरू करें। सबसे पहले हम कैपिटलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप जानते हैं एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं, जहां पे वे डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन करते हैं। बेटा यहां पर ये लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं क्योंकि इन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी कमानी है। अब कंपटीशन रहेगा क्योंकि सभी सेलर्स जो है, सभी मैन्युफैक्चरर्स अपना अपना स्वार्थ देखेंगे। सबको पता है गवर्नमेंट तो कुछ करके देने वाली नहीं, तो सबको अपना स्वार्थ देखेंगे। तो कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन हो, कंपटीशन होगा तो इनोवेशन होगा, क्वालिटी भी प्रोड्यूस होगी। पर हाँ ये भी बात है कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, मेरिट या डीमेरिट नहीं बता रहा, दोनों पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर। तो बेटा कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी हो सकता है। कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करेंगे ना आप लोग, आप ऐसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन चूज करेंगे जहां पर कॉस्ट कम आएगी, तो आप लेबर का भी एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। पर इसके फायदे भी बहुत है, कंज्यूमर को चॉइसेस मिलेगी क्योंकि कंज्यूमर किंग है यहाँ पे। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल ही नहीं रहेगा, आपके पास इकोनॉमिक चॉइस है, आप जो चाहे प्रोड्यूस कर सकते हो, जो चाहे रेट में सेल कर सकते हो, मतलब ओपन इकोनॉमी। पढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स नहीं, अच्छे और बुरे पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, अभी ये इसके टिपिकलिटी पढ़ रहे हैं, क्या है ये पढ़ते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स जो आपको मिलते हैं वो है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति बना सकते हैं। अगर यही सोशलिस्ट इकोनॉमी होती तो गवर्नमेंट कलेक्टिव गुड्स पर फोकस करती, आपको प्राइवेट कार के लिए नहीं, आप लोगों को पब्लिक बस यूज करने के लिए बोलते, प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज करने के लिए बोलती है, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस की जगह गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल में जाने के लिए कहते। लेकिन यहां पर कैपिटलिज्म के अंदर आप अपनी निजी संपत्ति बना सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी अक्यूमुलेट कर सकते हैं, इन इनफैक्ट यू विल हैव टू डू। यहां पर गवर्नमेंट आपको कोई घर, क्वार्टर्स वगैरह अलोकेट नहीं करके देने वाली, यू विल मेक इट योर सेल्फ। अगर मान लीजिए फोन है तो मैं इसके ऊपर अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता हूँ, घर है तो मैं इस पे अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ये लैपटॉप है मेरे पास, मैं इस पे अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता हूँ। पर यही अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी होती तो कलेक्टिव गुड्स होते, मैं अकेला इस पे अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाता। जैसे रोड देखिए, रोड पे कोई बोल देता है ना, अरे तेरे बाप की रोड है क्या, तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, नहीं बाबा हमारी थोड़ी है, लेकिन सब मिलके यूज करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो जो रोड है वो कलेक्टिव गुड है, लेकिन अगर कोई फोन को यूज करे तो मैं उसको रोक सकता हूं क्योंकि इसके ऊपर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट एक्सरसाइज करा जा सकता है। तो कैपिटलिज्म का एक बेस्ट फीचर है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हो, ये आपका अधिकार है, यू हैव राइट टू मेक योर ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, देयर इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। आप जो चाहे वो बिजनेस, ऑफ कोर्स लॉफुल होना चाहिए, जो चाहे वो प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर, सीए, लॉयर, जो चाहे वो जॉब कर सकते हैं। अगर कल करके मैंने डिसाइड किया है कि आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर तो मैं बन सकता हूं। कल करके मैंने डिसाइड करता हूं कि प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन लेके आई विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैं बन सकता हूं। देयर इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन दैट। अगर मैं चाहूं मुझे जॉब करना है तो मैं जॉब भी कर सकता हूं। कैपिटलिज्म में फ्रीडम है एंटरप्राइज का, सर सोशलिज्म में नहीं है, सोशलिज्म में नहीं है। सोशलिज्म में आप लोग एग्जाम्स देंगे और फिर गवर्नमेंट आपको अलॉट करेगी जॉब्स, जो आपकी इच्छा नहीं हो तो भी। इसका मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं। इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, इसमें कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है। सोशलिज्म के थ्रू गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज एग्जाम लेती है, सिविल सर्विसेज एग्जाम लेती है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं डिप्लॉय किया जाता है, आपको कहीं ना कहीं भेजा जाता है, बराबर है। तो यहां पर आपकी थोड़ी सी फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज तो किल हो रही है ना, थोड़ा सा तो किल हो रहा है। अगर कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है उसको आईआरएस बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज तो होती है, जब गवर्नमेंट पूरी चीजें कंट्रोल करेगी तो लिबर्टी आपकी चली जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, जो चाहे वो जॉब कर सकते हैं, फ्रीडम है आपके पास। अच्छा, आपके पास फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस मतलब यू कैन बाय और सेल एनीथिंग।
अगर मुझे ये आईफोन पसंद आ रहा है तो मैं ये आईफोन बाय कर सकता हूँ। मुझे सैमसंग फोल्ड पसंद आ रहा है, मैं सैमसंग फोल्ड बाय कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, सादा सा फोन परचेज करना है, फीचर फोन, मैं वो भी बाय कर सकता हूँ। आई कैन बाय एनीथिंग, आई कैन सेल एनीथिंग, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो देखिए, ये इकोनॉमी एंश्योर करती है फ्रीडम, ये इकोनॉमी एंश्योर करती है फ्रीडम। अच्छा, इसके डीमेरिट्स भी बहुत सारे पढ़ेंगे, पर पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, समझते हैं इकोनॉमी कैसे। बेटा, हर किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी कमानी है, और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी कमानी है तो प्रॉफिट मोटिव तो होगा ही ना। मोटिव मतलब इरादा। बेटा, प्रॉफिट कमाने का ही हमारा इरादा, प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ले पाएंगे। सर एक बात बताइए, अगर आप प्रॉफिट मोटिव नहीं रखते हैं तो क्या हो? मैं अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं रखता हूं तो प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, और प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अक्यूमुलेट नहीं कर पाऊंगा, और प्राइवेट प्रॉपर्टी अक्यूमुलेट नहीं करूंगा तो मैं अपना रिटायरमेंट, मैं अपना प्रेजेंट लिविंग, मैं अपने बच्चों का खान पान कैसे स्पॉन्सर कर पाऊंगा, मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा सारे बिल्स? क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ करके देगी नहीं। यहाँ पर कैपिटलिज्म के अंदर गवर्नमेंट का रोल तो मिनिमम है। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग फॉर यू, नॉट गोइंग टू सेल एनीथिंग। सो अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं कर पाते, आप वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं कर पाते, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? आप अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे? आप उनको खाना कैसे खिलाएंगे? तो यू विल हैव टू मेक प्रॉफिट। once you make profit, you will make private property and you will sponsor your child, you will take care of the all expenses. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटलिज्म में कंज्यूमर को सोविनिटी मिलती है। कंज्यूमर सोविनिटी का मतलब होता है चॉइसेस एंड डिसीजन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर सोविनिटी मतलब कैपिटलिज्म में कंज्यूमर को वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस मिलती है। कंज्यूमर के डिसीजन से ही प्रोडक्शन होता है। जरा सोच के देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहां पे मुझे प्रॉफिट कमाना है, मैं कंज्यूमर को अगर चॉइसेस ही नहीं दे रहा हूं, मैं उसको एक कार के 4 वेरिएंट और हर एक वेरिएंट के 4 4 कलर नहीं दे रहा हूं, तो क्या होगा? वो शायद मेरी कार ना परचेज करे, और अगर वो मेरी कार नहीं परचेज करेगा तो प्रॉफिट कैसे आएगा? और प्रॉफिट नहीं आएगा तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे आएगी? आप समझ रहे हैं? तो कैपिटलिज्म का एक बेस्ट फीचर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको सोविनिटी मिलती है। कंज्यूमर सोविनिटी मतलब कंज्यूमर प्रीमियम, सुप्रीम है हमारे लिए। कंज्यूमर की चॉइसेस जो होगी हम वही बनाएंगे, कंज्यूमर के डिसीजंस को हम रिस्पेक्ट करेंगे। सो कंज्यूमर सोवरेनिटी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। कंज्यूमर सोवरेनिटी किसका फीचर है? तो कंज्यूमर सोवरेनिटी जो है वो बेसिकली फीचर है कैपिटलिज्म का। कंज्यूमर को हम चॉइसेस देंगे, कंज्यूमर जो चीज, जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगा हम वही प्रोड्यूस करेंगे, तभी तो हमारे गुड्स एंड सर्विस सेल होंगे, तभी तो हम प्रॉफिट कमाएंगे, तभी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आएगी, तभी तो हम हमारा जीवन जी पाएंगे। ठीक, समझ गए? चेक करते रहना पड़ता है रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं गई। नेक्स्ट है, अब मुझे एक बात बताइए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर अगर मान लीजिए मैं बहुत सारे सेलर्स बनाता हूं, सभी सेलर्स को प्रॉफिट चाहिए? जी बिल्कुल। सभी सेलर्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी कमानी है? बिल्कुल। वो कैसे पॉसिबल होगा? सर जब इन सब के पास कस्टमर आएंगे, इन सब का माल सेल होगा, तब इन सभी को प्रॉफिट होगा, तभी ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी कमा पाएंगे। इसका मतलब ये है हर किसी को कस्टमर की नीड है बेटा, और अगर सभी को कस्टमर की नीड है, एवरीवन विल ट्राई टू अट्रैक्ट कस्टमर कंज्यूमर टुवर्ड्स देमसेल्फ, दिस विल क्रिएट कंपटीशन, thus there is stiff competition। स्टिफ मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक कंपटीशन। और लास्ट पॉइंट तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस और जस्टिस के लिए, मतलब बॉर्डर प्रोटेक्शन हो गया, न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका और कानून। देखिए, लॉ और जस्टिस में फर्क होता है। लॉ मतलब कानून, जस्टिस मतलब न्याय। जो लॉयर होते हैं ना, उनका काम है कानूनी दावपेच, और जो जज रहते हैं ना, उनका काम है बेटा जजमेंट, जस्टिस। दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक ही स्ट्रीम से रिलेटेड है। जो लॉयर रहते हैं ना, ये मैं आपको आउट ऑफ बॉक्स बता रहा हूं, जो लॉयर्स रहते हैं, लॉयर का काम क्या है? लॉयर का काम है कानून,
कानून के दाव पेच, कानूनी बातें करना। और जज का काम क्या है? जज का काम है जस्टिस। अच्छा, आपको पता है कई बार जज जो है वो आउट ऑफ लॉ, यानी जो चीजें कानून में नहीं लिखी होती है उनके ऊपर भी अपना जजमेंट सुनाते हैं। जैसे कल करके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बीच में एक मुद्दा उठा था कि सीए एग्जाम जो इलेक्शन डेट्स के साथ क्लैश हो रही है उसे पोस्टपोन करा जाए। आपके लिए इररेलेवेंट कॉन्सेप्ट है, पर जो बच्चा भी एग्जाम देने वाला है ना, सीए इंटरमीडिएट वाला, उसके लिए बहुत रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेटा ये कहीं कानून में लिखी हुई चीज नहीं कि आप एग्जाम को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो जो लॉयर थे ना वो तर्क वितर्क दे रहे हैं, पॉइंट्स वगैरह दे रहे हैं। फिर जज आया बेटा, जज ने जजमेंट दिया नहीं नहीं एग्जाम होनी चाहिए। अब इसके अंदर कोई कानून वगैरह थोड़ी था, उसने दोनों पक्षों की बातें सुनी, जो सही लगा, जो न्याय प्रस्त लगा वो न्याय दिया। तो याद रखिएगा, लॉ से भी ऊपर जजमेंट होता है, इसलिए तो उसका नाम है जज। वो जज करता है चीजों को। अगर कोई चीज कानून में लिखी है तो फिर भैया वो तो क्रिस्टल क्लियर है, कोई समस्या नहीं। जैसे अगर मान लो कोई किसी को मारता है सड़क पे, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो यहाँ पर कानून में भी उसके लिए सजा लिखी हुई है और जजमेंट में भी वही है। पर मान लीजिए किसी ने किसी को दो अपशब्द बोल दिया, सामने वाले ने भी उसे दो अपशब्द बोल दिया, अब इन दोनों में से किसको सजा सुनानी, ये जज का काम है। तो जज की जो पोजीशन है, जो कद है, जो रुतबा है ना, वो बहुत बड़ा है, इसलिए उनको न्यायाधीश कहा जाता है। ये आउट ऑफ बॉक्स चीजें बताई मैंने आपको। तो चलिए कैपिटलिज्म की बात करते हैं। कैपिटलिज्म में आपके पास राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको बनाना ही पड़ेगा। और प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आपको बनाना है तो आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, और अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, कंज्यूमर को सोविनिटी चॉइस देनी पड़ेगी, और सब कोई प्रोड्यूसर ऐसा करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे आप जो चाहे बिजनेस, जो चाहे प्रोफेशन, जो चाहे जॉब कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, आपके पास फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, आपके पास फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज भी है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन नहीं करती है मार्केट में, गवर्नमेंट सिर्फ आती है लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, जस्टिस के लिए। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस मतलब मुझे जो बाय करना है, जो क्वालिटी, जो मॉडल, जो बिल्ड का बाय करना है कर सकता हूँ, जो सेल करना है कर सकता हूँ अपनी लीगल इनकम से। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हो। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट सोशलिज्म। सर सोशलिज्म कैसा होता है? देखिए सोशलिज्म का आइडिया कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का था। इन्होंने कहा कलेक्टिव ओनरशिप चाहिए। यहां पर हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो रहेगी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखेंगे, छोटे छोटे फार्म फील्ड्स अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजॉरिटी कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए। यहाँ पर जो गुड्स बनेंगे वो कलेक्टिव नेचर के बनेंगे, यानी कि बसेस वगैरह बनेगी, कलेक्टिव नेचर के गुड्स है, सब मिलके इसे यूज करेंगे। ट्रेनें वगैरह बनेगी, ठीक है, एरोप्लेन बनेंगे। ये प्राइवेट गुड थोड़ी है, प्राइवेट जेट थोड़ी है, ये बेटा पब्लिक गुड है। ये जो एरोप्लेन है ना, ये भी पब्लिक गुड ही है, इसे हर कोई यूज कर सकता है जिसके पास पैसे हों। अच्छा, और गवर्नमेंट भी इसका रेट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट यहाँ पे हॉस्पिटल बना के देगी, बोलेगी कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुमको सारी चीजें मिलेगी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स बनाएगी, यानी मेजॉरिटी जो एम्प्लॉयमेंट है, वर्क है, आउटपुट है, गवर्नमेंट के थ्रू ही निकलेगा। छोटे छोटे फार्म फील्ड्स वगैरह प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो सकते हैं एज एन एक्सेप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी को हमने कंट्रोल कर लिया है, छोटे छोटे फार्म फील्ड्स वर्कशॉप को हम क्या ही कंट्रोल करें, लेट इट बी। और वो छोटे छोटे फार्म फील्ड्स इनके साथ कम्पीट भी नहीं कर सकते, बताओ क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हाईली डिस्काउंटेड प्राइस में सारी चीजें सेल करेगी, प्राइवेट सेक्टर में ही कर पाएगा। सो कलेक्टिव ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस हैं वो सबके हैं। अगर बस है तो सबकी है, ट्रेन है तो सबकी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो सबको यूज कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है तो हर कोई बच्चा उसके अंदर पढ़ सकता है। तो कलेक्टिव ओनरशिप चाहिए। ये बिल्कुल इससे कॉन्ट्रास्ट फीचर लाया हूं मैं। ये दोनों फीचर एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है और दूसरी ओर वो कलेक्टिव ओनरशिप, सामूहिक चीज की बात करता है। सो कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय स्टेट, स्टेट यानी गवर्नमेंट। हाउएवर छोटे छोटे फार्म, स्मॉल वर्कशॉप, स्मॉल ट्रेडिंग फर्म मे रिमेन इन प्राइवेट हैंड, बट स्टिल गवर्नमेंट के कारण बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट इतना मास प्रोडक्शन कर रही है, जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तब आपकी कॉस्ट गिरते जाती है,
जैसे कि आप कम क्वांटिटी लेते हैं तो आपको रिटेल प्राइस लगता है, ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो आपको होलसेल प्राइस लगता है, यानी प्राइजेस कम हो जाते हैं। तो बेटा ये जो छोटी फार्म्स है ना, इनकी तो परचेज कॉस्ट ही बहुत हाई रहती है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज है ना, इनकी परचेज कॉस्ट ही एकदम नेग्लिजिबल, नील रहती है, बहुत कम रहती है। तो ऐसे समय इनका सेलिंग प्राइस भी कम रहता है। अगर इनका सेलिंग प्राइस कम है तो कंज्यूमर किससे माल खरीदेगा? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी से, या फिर स्मॉल फार्म से? सर गवर्नमेंट एजेंसी से ही खरीदेगा। मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रहेगा, सब कुछ गवर्नमेंट डिटरमिन्ड रहेगा। गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े फार्म, फील्ड, वर्कशॉप, ट्रेडिंग फर्म्स रहेंगे। छोटे छोटे अगर एग्जिस्ट करते भी है ना प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, तो वो कुछ उखाड़ नहीं सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ऑफ ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपल देता हूँ, ऑफ बीट एग्जांपल देता हूँ। जैसे अन अकेडमी एक बहुत बड़ा प्लेयर है बेटा, ठीक है। अन अकेडमी भी एग्जिस्ट करता है और छोटी छोटी सीए क्लासेस भी एग्जिस्ट करती हैं। छोटी छोटी सीए क्लासेस काम करती है अपना, और अन अकेडमी भी काम करती है, पर अन अकेडमी आपको सब्सक्रिप्शन हाईली डिस्काउंटेड प्राइस में दे देती है, 10-15 हज़ार में सब्सक्रिप्शन दे देती है। ये छोटी छोटी जो कोचिंग क्लासेस है इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है वो देना। क्यों? क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हाई रहेगा। अगर ज्यादा बच्चे पढ़ाते तो भैया हर बच्चे से कम मार्जिन कमा के पेट पाल लेते, लेकिन जब इनके पास सिर्फ 10 या 15 बच्चे आएंगे और इन्हें भी अपना घर चलाना है, तो बेटा इनको फीस तो प्रीमियम चार्ज करनी पड़ेगी, तब जाके इनका घर चलेगा। ये भी तो डिजर्व करते हैं ना बेटा। लेकिन अगर इनके पास बच्चे कम आए तो पेट कैसे पलेगा? हर एक बच्चे से ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट इनके पास प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। 15 बच्चे भी आए तो बेटा 7.5 लाख रुपए हो जाते हैं, और आपका रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन मिला के इसमें से 2.5 लाख चला जाएगा। मतलब कुल मिला के आपसे 5 लाख रुपए तक कमा पाएंगे, जितना ये व्यक्ति डिजर्व कर रहे हैं। अब 5 लाख कमाने के लिए इसे अपना प्राइस ज्यादा रखना पड़ेगा। सर फिर अन अकेडमी इतना सस्ते में कैसे दे देता है? क्योंकि अन अकेडमी मास पे खेलता है, अन अकेडमी क्वांटिटी पे खेलता है, अन अकेडमी वॉल्यूम पे खेलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या कहा है यहाँ पर? सर सोशलिज्म के अंदर गवर्नमेंट के पास सब कुछ रहेगा, मींस ऑफ प्रोडक्शन सब गवर्नमेंट के पास है, और वो भी कलेक्टिव यूज के। छोटे फार्म, फील्ड्स, वर्कशॉप गवर्नमेंट बोलती है प्राइवेट सेक्टर तुम्हें रखना है तो रखो, पर तुम हमसे क्या ही कंपीट कर पाओ। अच्छा बेटा जरा ध्यान से देखना, सब कुछ गवर्नमेंट का है। सर ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो दिख रही है ये भी गवर्नमेंट की है, ये बस दिख रही है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ही रेट डिटरमाइन करके देगी, गवर्नमेंट ही हमको जॉब देगी, गवर्नमेंट ही हमको सैलरी देगी, गवर्नमेंट ही गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिटरमाइन करेगी। सब कुछ तो गवर्नमेंट डिटरमाइंड है। मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे तो बस भर्ती हो जाना है, काम करना है। मुझे कंपटीशन का भी टेंशन नहीं, कस्टमर उसके पास जाए या किसी के पास जाए, आएगा तो गवर्नमेंट के पास ही। तो कुल मिला के यहाँ पे लोग वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते हैं। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हें सैलरी देगी, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई स्कोप ही नहीं है। तो मैं बड़ा आदमी हो जाऊं ये किसी की सोच ही नहीं रहती है। सो कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता है। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ मतलब स्वयं, इंटरेस्ट मतलब खुद का स्वार्थ, खुद के स्वार्थ के लिए काम नहीं करता है, आर नॉट ड्राइविंग फोर्सेस। जरा ध्यान से सुनिएगा, कैपिटलिज्म में प्रॉफिट एक ड्राइविंग फोर्स था, और यहां पर देखिए प्रॉफिट एक ड्राइविंग फोर्स नहीं है, प्रॉफिट इज नॉट अ ड्राइविंग। आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं बच्चा लोग। ठीक है, ओके। तो बेटा जब सब कुछ गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, गवर्नमेंट बड़े बड़े प्लांट, मशीनरी, इंडस्ट्री सेट करेगी, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आएगी, गवर्नमेंट आपकी भर्ती करेगी, गवर्नमेंट आप लोगों की सैलरी डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट आपके पर्क्स एंड अलाउंस डिसाइड करेगी। प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप कहाँ काम करेंगे? गवर्नमेंट के पास ही काम करेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट के पास काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, आप सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम क्यों ही करेंगे?
रिसोर्सेस आर यूज टू अचीव सर्टन सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बेटा राष्ट्र के पास जो भी रिसोर्सेस रहेंगे ना, जो भी साधन रहेंगे ना, चाहे नेचुरल रिसोर्सेस बोलिए, मैनमेड रिसोर्सेस बोलिए, ह्यूमन रिसोर्स यानी लेबर बोलिए, वो सभी का प्रयोग सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए करा जाएगा। अब आप लोगों ने ना ऐसे वर्ड्स बहुत सारे सुने होंगे, सोशियो कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल। सर ये जोड़े हुए शब्दों का अर्थ क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है, सोशियो मतलब सोसाइटी और इकोनॉमिक यानी पैसा। तो ये क्या बोल रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेस रहेंगे उन रिसोर्सेस का प्रयोग किया जाएगा किस लिए? सोशल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी पूरी की पूरी सोसाइटी का आर्थिक भला हो उसके लिए। रिसोर्सेस आर यूज टू अचीव सर्टन सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी रिसोर्सेस रहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस, मैनमेड रिसोर्सेस, लेबर, उन सब का इस्तेमाल सबका साथ सबका विकास के लिए किया जाएगा। तो जितने भी रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस, आर्टिफिशियल मैनमेड रिसोर्सेस, उन सभी रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा सोशियो इकोनॉमिक। अब ऐसे वर्ड है ना, सोशियो इकोनॉमिक, डरना नहीं। सोशियो मतलब सोसाइटी, मतलब सभी के लिए, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड। सर फिर सोशियो कल्चर का मतलब क्या होता है? सोशियो मतलब सोसाइटी और कल्चरल मैटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यूपी की, यूपी के अंदर बीफ बैन है, तो वो बेटा पूरी सोसाइटी के लिए और वो कल्चर से रिलेटेड। एक होता है सोशियो रिलीजियस, मतलब कोई चीज, कोई स्टेप उठाया गया है पूरी सोसाइटी के लिए फॉर रिलीजियस मैटर। एक एग्जांपल देता हूं, यूएस के अंदर जो आर्मी है उसके अंदर अगर सिख लोग आ रहे हैं तो दे कैन वेयर पगड़ी, टर्बन, तो दैट इज फॉर एंटायर सोसाइटी एंड नॉट फॉर एनी सिंगल पर्सन, तो दैट इज सोशियो रिलीजियस। सोशियो इकोनॉमिक समझा दिया। सोशियो पॉलिटिकल भी होता है, सोशियो पॉलिटिकल यानी कि पूरी सोसाइटी के लिए, बट द कैंपेन इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्पस। जैसे अभी देखिए, कभी कभी कोई यात्रा वगैरह निकाली जाती है, ठीक है, मोदी जी यात्रा निकालते हैं। एक रथ यात्रा निकाली थी, आपको पता है रथ यात्रा? रथ यात्रा में क्या हुआ था, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, उस समय बीजेपी सरकार में नहीं थी, 1996 की बात है शायद। तो बेटा उसमें उन्होंने पूरे पीपल को यूनाइट किया एंड इट वाज फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस एज वेल एज कल्चरल पर्पस। तो बेटा वो सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, सोशियो रिलीजियस तीनों इवेंट थे, समझ गए? सो जितने भी रिसोर्सेस हैं ये आप अपने स्वार्थ के लिए यूज नहीं करेंगे, आप सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सबका साथ सबका विकास के लिए यूज करोगे। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी माइन मिलती है मुझे कोयले की, ठीक है, तो बेटा ये कोयले की माइन से हम कोयला एक्सट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे इसका? सर सभी को बिजली बना के देंगे, सभी को यहां पर बिजली बना के दी जाएगी। नेक्स्ट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको तो भैया पेज फटने तक मार्क करो, बेस्ट फीचर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली मतलब केंद्र में, प्लान्ड मतलब प्लानिंग और इकोनॉमी। आइए इसका डिफरेंस समझते हैं कैपिटलिज्म से कैसे अलग है। मान लीजिए बेटा एक इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलता हूं। अब इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, ये इकोनॉमी अलग अलग राज्यों में बटी हुई रहेगी, राज्य ए, स्टेट बी, स्टेट सी, डी, ई, एफ, जी, एच। मान लेते हैं बेटा जो स्टेट एच है ना, वहां पे बहुत अच्छे नेचुरल रिसोर्सेस है, कोस्टल एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, सारी चीजें अवेलेबल है, तो ये वाला स्टेट फ्लरिश हो जाएगा, सारे इन्वेस्टर, सारे बिजनेसमैन यहां पर आएंगे, दिस पार्ट विल फ्लरिश। बट दिस, बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट, जहां पर बेटा नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है, ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई पोर्ट वगैरह नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई पिलग्रिमेज एरिया नहीं है, तो ये राज्य डेवलप होगा क्या? ये राज्य डेवलप नहीं हो। और ये बोलेंगे आप तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर सोशलिज्म होगा ना बेटा, तो सोशलिज्म में क्या किया जाएगा, सोशलिज्म में सभी राज्यों का सर्वांगी विकास किया जाए,
एक राज्य बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है और दूसरे राज्य सफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मोटा मोटी तौर पे सभी का विकास किया जाएगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? अगर ये एरिया नेचुरली रिसोर्सेज के थ्रू रिच है तो कोई बात नहीं, हम यहां से लेबर को उठाएंगे और यहां पर इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हम इस एरिया में भी इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे ताकि ये एरिया भी फ्लरिश हो जाए, और ये सारी प्लानिंग एक व्यक्ति करेगा। अच्छा सर, ये कैपिटलिज्म में पॉसिबल क्यों नहीं? क्योंकि कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट ही नहीं है, वहां पे लैक्स एंड करोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स है बेटा, जो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। कोई भी सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो प्लान ले रहा है, सब कोई अपने हिसाब से प्रोडक्शन बायर और सेलर मिलके सब डिसाइड कर रहे हैं। लैक्स ऑफ बायर लैक्स ऑफ सेलर्स हैं बेटा, यहाँ पे करोर्स ऑफ बायर्स एंड करोर्स ऑफ सेलर। तो यहाँ पर कोई डिसीजन मेकर ही नहीं। तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, जैसे इंडिया के अंदर गुजरात बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरिया बिल्कुल ही डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी होती तो यहां पर सेंटर में होती प्लानिंग, और ये प्लानिंग हर एक राज्यों के लिए अप्लाई होती, सभी राज्यों का विकास करते। मान लीजिए राज्य गुजरात कुछ ज्यादा ही प्रगति कर लेता तो हम अगला टारगेट किसको रखते कि भैया अब ये वाले राज्य की भी प्रगति करी जाएगी। आप समझ रहे मेरी बात? तो बेस्ट फीचर है सोशलिज्म का प्लानिंग। प्लानिंग ये बेस्ट फीचर है। सर कैपिटलिज्म में प्लानिंग संभव क्यों नहीं? क्योंकि बेटा करोर्स एंड करोर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, करोड़ों बायर्स और सेलर है। कौन डिसीजन लेगा? सबके पास पावर लिमिटेड है, सबके पास रोल लिमिटेड है, सबके पास बायर एंड सेलर लिमिटेड है, सबके पास मार्केट एक्सपोजर लिमिटेड है। कोई पूरे देश के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। पर दूसरी ओर सोशलिज्म के अंदर एक केंद्र में सरकार बैठी रहेगी, वो सभी राज्यों का सर्वांगी विकास करेगी। सो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। सेंटर मतलब जरूरी नहीं कि ज्योग्राफिकली सेंटर में बैठे हो, सेंटर हो सकता है यहां पर बैठा हो, यहां से बैठकर नजर मारना सबके ऊपर। सेंटर का मतलब ज्योग्राफिक सेंटर नहीं है यहां पर, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई आपको? ओके। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर को कोई चॉइस नहीं है। भैया देखो मुंबई से पुणे जाना है, बस अवेलेबल है, बस से ही जा। अरे तुझे बस पसंद नहीं आ रही तो बस से ही जाना पड़ेगा, या ट्रेन से जाना है तो यही वाली ट्रेन मिलेगी, कोई प्राइवेट गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगी, कोई तुम्हारे हिसाब से सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी। तुम्हारे को मेडिकल फैसिलिटी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसी में जाना पड़ेगा। क्या मतलब तुम्हें सेपरेट प्राइवेट वीआईपी स्वीट चाहिए, वो नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या मतलब तुम्हें तुम्हारे बच्चे को अलग से छोटे मतलब कम स्टूडेंट्स वाली क्लासरूम में बिठाना है, नहीं मिलेगा तुम्हें, चॉइसेस नहीं मिलेगी, जो है सो है। सो यहां पर देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट फीचर है। कंज्यूमर को सोविनिटी देते हैं, कंज्यूमर से पूछ पूछ कर चीजें बनाते हैं कैपिटलिज्म में, लेकिन सोशलिज्म में, सर सोशलिज्म में उसको कोई चॉइस नहीं दी जाती, लिमिटेड चॉइस मिलती है। एब्सेंस भी बोल सकते हैं, लिमिटेड भी बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सर रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यानी सबको बराबरी से इनकम वगैरह मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने जा रहा हूं, मजा है। बेटा यहां पर वर्ड यूज किया रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब समझते हैं। मान लीजिए 100 रुपए हैं और 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। इसको 20 रुपए दिए, इसको 20 रुपए दिए, इसको 20 रुपए दिए, इसको 20 रुपए दिए, इसको 20 रुपए दिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इक्वल है। एग्जाम्पल 2, वही 100 रुपए 90 रुपीज इसको दिए, 5 रुपए इसको दिए, 2 रुपए इसको दिए, 2 रुपए इसको दिए, 1 रुपए इसको दिए। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? सर ये काफी अनइक्वल है। थर्ड वन, 100 रुपए, इसको 20 रुपए दिए, इसको 22 दिए, इसको 18 दिए, इसको 27 दिए, इसको 23 दिए। सर ये परफेक्टली इक्वल भी नहीं है, पर ज्यादा अनइक्वल भी नहीं है, मोटा मोटी तौर पे सेम है, तो इसे बोला जाता है रिलेटिवली इक्वल। ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो जो आपका कैपिटलिज्म है ना, वहां पर ये होता है, अमीर बहुत अमीर होता जाता है और गरीब बहुत गरीब होता जाता है। बेटा 90% या 95% से ज्यादा जो वेल्थ है ना, 90% जो वेल्थ है ना इंडिया में, वो 10% लोगों ने अक्यूमुलेट करके रखी हुई। ये कैपिटलिज्म है भैया।
यहां पर अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। सोशलिज्म में एग्जैक्टली इक्वल नहीं है कि सभी व्यक्ति को एग्जैक्ट मोच के एग्जैक्ट पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं है, बट रिलेटिवली इक्वल है। अगर कोई छोटे रैंक का अफसर होगा तो उसको 17 रुपए मिलेंगे, कोई बड़े रैंक का अफसर होगा तो उसको 23 रुपए मिलेंगे, पर मोटा मोटी तौर पे सेम ही है ना भैया। 17, 18, 20, 22, 23, मोटा मोटी तौर पे तो सेम ही है ना। तो इसे बोला जाता है रिलेटिवली इक्वल। तो सोशलिज्म में यही होगा। ऐसे नहीं है कि सबको बराबरी से पैसा दे दिया जाए, एग्जैक्ट गिन के मोच माप के पैसा दे रहे हैं, मतलब जितनी इनकम हो रही है पूरी कंट्री की डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करके सबको बराबर पैसा दिया जा रहा है ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फिर सर कैसा होता है? यहां पर बोलते हैं कि भैया जिसका एक्सपीरियंस 5 साल का है, जो एकदम फ्रेशर है, ज्वाइनी है, उसको हम साल के 10 लाख रुपए देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं। और अगर आपका रैंक बढ़ता है, आप सीनियर बनते हैं, तो आपके 12 लाख रुपए सैलरी होगी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे। अगर आप बहुत बड़े अफसर हो रहे हैं तो आपकी 15 लाख रुपए होगी, उसके बाद रिटायरमेंट होगी। सर यहाँ पर सीईओ सीएफओ बहुत कमाते होंगे, कोई सीईओ सीएफओ नहीं है, गवर्नमेंट मालिक है यहाँ पे। मतलब देखिए कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अमीर कोई ज्यादा अमीर नहीं हो रहा है, गरीब कुछ ज्यादा ही गरीब नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सोशलिज्म का एक फायदा है कि यहां पर क्योंकि सब कुछ सरकार देखती है, सभी क्षेत्रों का, सभी एरिया का, सभी सेक्टर्स का इक्वल डेवलपमेंट करती है, रैपिड वे में डेवलप करती है, और सभी को बराबरी से मौका देती है, हक देती है, रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। और जॉब भी आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी ही है, बस आप एग्जाम क्लियर कर लो, लग जाओ, हम आपको जॉब दे देंगे। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्स। अब आपने इतनी राम कहानी सुन ली, बेटा क्या यहां पर आपको बायर की कोई डिमांड नजर आई या सेलर कोई नजर आया? सर है ही नहीं। बायर और सेलर मिलके प्राइस डिटरमाइन थोड़ी करते हैं सर, तो कौन करता है प्राइस डिटरमाइन? गवर्नमेंट डिटरमाइन, गवर्नमेंट डिटरमाइन प्राइसेस होते हैं। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यहां पर कंपटीशन भी होता है। क्या करेंगे कंपटीशन करके? कंपटीशन करके करूंगा भी क्या? चलो मैंने कंपटीशन किया, किससे करूंगा? मैं जहां काम करता हूं दूसरे व्यक्ति के साथ कंपटीशन कर रहा हूं, वो भी यही काम करता है। मैं कितना भी उसके साथ कंपीट कर लूं, घर पे तो हम दोनों बराबर पैसा ही लेकर जाने वाले। मैं बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनने की, 1.5 बनने की भी कोशिश करूं, या तो चलो 1.5 छोड़ो, मैं बहुत ही ज्यादा कुशल बनने की कोशिश करूं, तो भी क्या मेरी जेब में उतना ही पैसा आने वाला? अरे अगर कस्टमर आता है तो पैसा तो मालिक यानी गवर्नमेंट के पास ही जाने वाला है, गवर्नमेंट ही हमको बांटेगी। तो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ कंपीट करके? सो दे डोंट कंपीट विद ईच अदर। समझ गए? पढ़िए। कलेक्टिव ओनरशिप चाहिए। सर यहां पर जो कुछ रहेगा सब गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा। प्रॉफिट मोटिव, सेल्फ इंटरेस्ट, कंपटीशन के लिए काम नहीं हो रहा है। सर सबका साथ सबका विकास, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए काम हो रहा है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सर केंद्र जो है, केंद्र सरकार जो है वो सभी क्षेत्रों की प्लानिंग करेगी। कंज्यूमर को चॉइसेस नहीं मिलने वाली, यहाँ पे जो है वो यूज कर। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे सबको गिन गिन के 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए तो नहीं देंगे, पर हाँ ज्यादा भी अंतर नहीं करेंगे। कोई 100 कमा रहा है तो कोई 80 कमा रहा है, तो कोई 70 कमा रहा है तो कोई 110 कमा रहा है, ज्यादा अंतर नहीं होगा। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो प्राइस आता है ही नहीं यहाँ पे। और लास्ट है कॉम्पिटिशन भी नहीं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। सर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम है जहां पे प्राइवेट सेक्टर अपना काम करता है, बायर एंड सेलर मिलकर चीजें डिसाइड करते हैं, और गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट का मेन पर्पस वेलफेयर है।
सो गवर्नमेंट इटसेल्फ मस्ट रन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड इंडस्ट्री, जैसे रेलवे हो गया, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, एंड एलिमिनेट फ्री प्ले ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट। ये क्षेत्रों में प्रॉफिट का बात नहीं होगी। ये क्षेत्र जो है ये गवर्नमेंट के हैं सर, गवर्नमेंट यहां से वेलफेयर करेगी। और सर बाकी बाकी तो सब प्राइवेट सेक्टर के। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड? कोई भी डाउट है डाउट बॉक्स में डाल। बढ़िया है। चलो, अब हमने समझ लिए तीनों टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम इनके मेरिट्स यानी पॉजिटिव पॉइंट्स और डीमेरिट्स यानी नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। चलिए पहले मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स यानी कि इनके पॉजिटिव पॉइंट्स। सर कैपिटलिज्म का बेस्ट पॉइंट बताओ। कैपिटलिज्म के कुछ बेस्ट पॉइंट है, सुनना। कैपिटलिज्म में कंज्यूमर को चॉइसेस मिलेगी। कैपिटलिज्म के अंदर लोग कुशलता से काम करेंगे क्योंकि हर कोई प्रॉफिट चाहता है तो एफिशिएंसी दिखाएंगे। कैपिटलिज्म में इनोवेशन होगा। कैपिटलिज्म में लोग कॉस्ट बचाने के लिए वेस्टेज नहीं करेंगे यानी कि वेस्टेज कम होगा। कैपिटलिज्म के अंदर आप अपनी निजी संपत्ति कमा सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी कमा सकते हैं। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है, सब कुछ प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू डिसाइड होगा। कैपिटलिज्म आपकी एफिशिएंसी का आपको प्रॉफिट के फॉर्म में मुआवजा देता है। अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हैं और बहुत एफिशिएंट है, जैसे कल करके आपने चैट जीपीटी बना दिया, कोई ओपन सोर्स एआई बना दिया, आपको भयंकर प्रॉफिट्स होंगे। और अगर आप इनएफिशिएंट है तो आपको लॉसेस भी होंगे। कंज्यूमर को जब इतने चॉइसेस मिलेंगे तो वो खुश रहेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और सब कुछ बायर एंड सेलर डिटरमाइंड है। सो इकोनॉमी अपने आप चलती है बेटा, अपने आप, यानी कि सेल्फ रेगुलेटिंग। ये इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप चलती है, बायर और सेलर की मदद से अपने आप चलती है। तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेरिट पॉइंट देखिए, इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब डिमांड एंड सप्लाई। तो बच्चा पार्टी ये इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है, जो कुछ भी है अपने आप हो रहा है। इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप हो रहा है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर कार्स की डिमांड बढ़ जाती है तो कार के रेट्स बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए कंपटीशन बढ़ जाता है, सप्लाई बढ़ जाता है तो रेट गिर जाते हैं। अपने आप हो रहा है, गवर्नमेंट को एक एक चीज का प्राइस अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। रिवॉर्ड एफिशिएंसी एंड पनिशेस इनएफिशिएंसी। सर रिवॉर्ड एफिशिएंसी का मतलब अगर आप एफिशिएंट है, कुशल हैं कार्य में अपने, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट होगा। और अगर आप कुशल नहीं है, आप लोग बहुत ही ढीले ढाले हैं बिजनेस में, तो आपको पनिशमेंट यानी कि लॉसेस होंगे। जाहिर सी बात है ना बेटा, अगर आप कंपटीशन में एक कदम आगे रहते हैं तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, और अगर आप कंपटीशन में 4 कदम पीछे हैं तो आपको होंगे लॉसेस। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, भैया इनोवेशन, डिस्कवरी, रिसर्च, प्रोडक्ट क्वालिटी, सब 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 इंप्रूवमेंट, इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो होगी। आप एक सेकंड सोच के देखिए, इतने सारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, इलॉन मस्क हो गया, सैम ऑल्टमैन हो गया, मार्क जकरबर्ग हो गया, ये सब प्राइवेट सेक्टर तो है। कितना इनोवेशन करते हैं। और यही अगर गवर्नमेंट होता तो अभी तक हम 20-30 साल पीछे होते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अगर आप आज अमेजोन से कोई प्रोडक्ट बाय करता है, कोई इमीडिएटली ट्रैकिंग आईडी सारी चीजें मिल जाती है। आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, आपको पता ही नहीं आपका लेटर कब पहुंच पाए। सो फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है कैपिटलिज्म के कारण। ये कोई बुरी इकोनॉमी नहीं है, कुछ डीमेरिट्स भी है। ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आप समझते हैं ना बेटा, जो भी साधन है प्रोडक्शन के, उनका फुल यूज करते हैं। सर क्यों करते हैं फुल यूज? अरे फुल यूज नहीं करेंगे, अगर एक एक पैसा वसूल नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे? तो ऑप्टिमम मतलब फुल यूटिलाइजेशन करते हो, पूरा पैसा वसूल इस्तेमाल करते हो। जैसे अगर आप गन्ना खरीद रहे हो, गन्ने से आप गुड़ भी बनाओगे, शक्कर भी बना लोगे, और उससे जो उसका भूसा निकलेगा वो भी बेचोगे, उससे दारू भी बनाओगे, मतलब पाई पाई वसूल लोगे।
ऑपरेटिव एफिशिएंसी, बच्चों को ये पॉइंट टफ लगता है। ऑपरेटिव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी कुशलता, कुशलता, कुशल, समझ गए ना आप, कुशलता, योग्यता, ठीक है, कुशलता आप समझ गए, कुशलता होगा, कुशलता, कुशल, कुशलता, ठीक है, आप समझ गए। भैया यहां पर आप धंधा जो चलाते हैं ना, धंधे के ऑपरेशन है ना, बड़ी कुशलता से चलाते हैं, वेस्टेज ही नहीं होने देते, फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। सर ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट तो सेम ही लग रहे हैं, रिसोर्सेस का पूरा इस्तेमाल करते हैं, कुशलता से काम करते हैं। यस, ये पॉइंट सब इंटरकनेक्टेड है। अरे मान लीजिए मैं भी एक जिम प्रोजेक्ट देख रहा था, तो मैंने वो जिम वाले से बात करी, मैंने बोला जिम का आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, तो उसने मेरे को बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई। तो बोला देखो अपने को इतनी इतनी स्पेस लेनी पड़ेगी, अगर अपने को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है ना, तो अपन क्या करते हैं, सेमी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेते हैं। फुल्ली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का रेंट बहुत ज्यादा होता है, तो अपन ये सेमी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेते हैं। सेमी कंस्ट्रक्टेड यानी कि सिर्फ पिलर्स विलर्स खड़े, दीवारें खड़ी हुई और ऊपर टीन का शेड है। फिर बोले उसके ऊपर ना अपन कोरिगेटेड शीट्स वगैरह ऊपर डाल के ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। बोले ये जो कांच वगैरह है ना, कांच वगैरह के पास ना थोड़े से ऐसे होल्स वगैरह बनाते हैं, बड़े बड़े होल्स, ताकि हवा भी आर पार हो सके, जो कि क्लोज भी कर सकते हैं हम। अगर हमको एसी चालू करना है तो उन कांच को क्लोज कर देंगे, लेकिन शाम के टाइम उन्हें खोल देंगे, फ्रेश एयर आएगी, एकदम फास्ट हवा का झोंका भी आता है। ठीक है। फिर उसके बाद बोले कि अपन यहाँ पर काउंसलिंग काउंटर लगाते हैं, और काउंसलिंग काउंटर के पास एक अच्छे से स्टाफ को बिठाते हैं जो बहुत अच्छा ट्रेनर है, जिससे देखकर लोगों का जिम करने का मन करे। और साथ ही साथ अपन यहाँ पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी बेचना चालू कर देते हैं। तो देखो ना उसने अपनी जगह का कितना फुल यूटिलाइजेशन किया। यही अगर कोई गवर्नमेंट के अंडर कोई चीज होती, तो एक चीज यहाँ पर, एक चीज वहां पर, कोई चीज वहां पर है, रिसोर्सेस का वेस्टेज हो रहा है, एसी चालू है 24 घंटे, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर यानी कैपिटलिज्म ऑपरेशंस जो करते हैं ना, धंधा जो करते हैं ना, बड़ी ही एफिशिएंसी से करते हैं, बड़ी ही कुशलता से करते हैं। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब जाहिर सी बात है अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो कॉस्ट हम कम से कम रखेंगे। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर, सर ऐसा क्यों, क्योंकि कंज्यूमर को चॉइसेस मिलती है, और अगर आपको चॉइसेस मिल रही है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा ही ना। इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, अगर आप इनोवेशंस करते हैं, रिसर्च एंड डिस्कवरीज करते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। सर लॉसेस होने के भी चांसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं बेटा, धंधे के दोनों पहलू है, प्रॉफिट भी है तो लॉस भी है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपके पास अधिकार है कि आप अपनी निजी संपत्ति खुद बनाइए, आप प्रॉफिट कमाइए। नो कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट समझिए बेटा। अगर आज गवर्नमेंट पेट्रोल का रेट डिसाइड करती है ना, गवर्नमेंट बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी, लोग कितना कंजम्पशन करते हैं, लोगों को इनके पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आएगा, गवर्नमेंट को बहुत सारा डेटा चाहिए रहता है, कितनी डिमांड आ रही है, कितना सप्लाई होगा। गवर्नमेंट अगर एलपीजी सिलेंडर का भी बेटा रेट डिसाइड करती है ना, आपका गैस सिलेंडर का, तो गवर्नमेंट को बहुत डेटा लगता है, बहुत इंफॉर्मेशन लगती है, कितनी महिलाएं हैं, कितना कंजम्पशन होता है। अच्छा हम सब्सिडी देंगे अगर मान लो 200 रुपए की पर सिलेंडर, तो कितने सिलेंडर इस महीने में इस एरिया में एक महीने में कितने सिलेंडर बिकेंगे, तो 1 लाख। तो क्या गवर्नमेंट हर महीने 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है क्या? तो गवर्नमेंट को बहुत डेटा चाहिए रहेगा। और प्राइवेट सेक्टर तेल लेने जाए, डिमांड एंड सप्लाई का गेम, डिमांड आ रही है प्राइस बढ़ा दो, डिमांड नहीं है प्राइस गिरा दो। अरे गवर्नमेंट को अगर कोई सर्विस या कोई चीज लेकर आनी है, तो गवर्नमेंट को उसका रेट डिसाइड करने के लिए बहुत डेटा लगता है, बहुत डेटा। गवर्नमेंट कल उठ के बेटा 2,000 रुपए का एक सिलेंडर कर देगी, कोई खरीद ही नहीं पाएगा। और आपको पता है ये तो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ही सेल करती है, तो कोई भी इसको बाय कर ही नहीं पाएगा, कोई इसको ले नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत डेटा कलेक्ट करती है, लोगों से पूछती है कितना पे कर सकते हैं, कितना नहीं, सर्वे वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट बहुत डेटा कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट के पास लोगों की इनकम का भी डेटा है, उससे यूज करके प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है। पर यहाँ पर सर इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप बायर और सेलर मिलकर सब डिसाइड कर लेते हैं, कोई हमें खर्चा नहीं लगता, कोई हमें डेटा नहीं लगता।
हम तो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर कार्य करते हैं। समझ में? इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग सर, अपने आप चलता है, गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई यानी प्राइस मैकेनिज्म से अगर आप एफिशिएंट है, कुशल है, तो आपको प्रॉफिट होंगे, और अगर आप कुशल नहीं है तो लॉसेस होंगे। इकोनॉमी दुन 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 तेजी से आगे बढ़ेगी, रिसोर्सेस का पूरा बेटा इस्तेमाल करेंगे, एक एक कतरा कतरा इस्तेमाल करेंगे, कुशलता से काम करेंगे, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम रखेंगे, कंज्यूमर को चॉइसेस देंगे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाएंगे, और आपको कोई डेटा नहीं लग रहा, बस डिमांड सप्लाई। और भी बहुत फायदे हैं, कंज्यूमर को चॉइसेस हैं, आपको जो प्रोफेशन करना है कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो, आपको काम करना है करो, नहीं करना है मत करो, आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस रखना चाहे कंज्यूमर के साथ डिसाइड करके रख सकते हैं। फायदे तो बहुत है सर। क्या सोशलिज्म के कुछ फायदे? बिल्कुल, सोशलिज्म के भी बहुत फायदे। सोशलिज्म आपको न्याय देता है, सोशलिज्म सबको बराबरी से हक, बराबरी से मौका, बराबरी से इनकम देता है। सोशलिज्म आपको राइट टू वर्क देता है। सोशलिज्म आपको फ्रीडम फ्रॉम हंगर, भूख से मुक्ति देता है। सोशलिज्म आपको हाई सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन, ओल्ड एज होम देता है। सोशलिज्म में अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होगी। सोशलिज्म के अंदर एंटी कॉम्पिटिटिव गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं होगी। सोशलिज्म सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सबका साथ सबके विकास के लिए काम करता है। सोशलिज्म का एक और फायदा है प्लानिंग। प्लानिंग से सभी राज्यों का, सभी क्षेत्रों का विकास होगा। कैपिटलिज्म में हर एक व्यक्ति अपने निजी, अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोचेगा, लेकिन सोशलिज्म में सर, सोशलिज्म में तो सबका फायदा होगा। सबका पढ़ते हैं। देखिए, सोशलिज्म में अच्छी गवर्नमेंट आ गई तो बल्ले बल्ले। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, सबको बराबरी से हक, सबको बराबरी से मौका, सबको बराबरी से जॉब अपॉर्चुनिटी, सबको मोटा मोटी तौर पे सेम इनकम मिलेगा। इक्विटेबल, इक्विटेबल यानी न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण, सबको बराबरी से मौका मिलेगा। आप एग्जाम्स क्लियर कर लीजिए, आप एक एक लेवल अप चले जाएंगे। रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर ये बैलेंस, बैलेंस यानी सभी क्षेत्रों का विकास, सभी क्षेत्रों का विकास होगा बेटा। बैलेंस यानी कि सबका, सभी का विकास होगा। बढ़िया है ना सर। प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ खुद का सोचता है, गवर्नमेंट हर एक क्षेत्र का सोचता है। प्लानिंग होगी बाबू लोग यहां पर। अरे कैपिटलिज्म में तो लाखों बायर, लाखों सेलर, करोड़ों बायर, करोड़ों सेलर से कोई प्लानिंग नहीं होती, सब कोई अपने हिसाब से प्रोडक्शन करता है। लेकिन बेटा अगर सोशलिज्म है तो गवर्नमेंट ही सब जगह प्लानिंग करके देती है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं प्लानिंग करके देने के लिए, कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, पर हाँ सेंट्रली कंट्रोल्ड है, एक जगह से प्लानिंग होती है। मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अब आप बोलेंगे सर ये वाला पॉइंट तो कैपिटलिज्म में भी था, हाँ तो क्या हो गया, कॉमन नहीं हो सकते पॉइंट। कैपिटलिज्म वेस्टेज क्यों नहीं करता था? क्योंकि कैपिटलिज्म बोलता था अरे मैं वेस्टेज करूंगा ना तो मेरा नुकसान होगा। सोशलिज्म वेस्टेज क्यों नहीं करता? क्योंकि सोशलिज्म बोलता है मैं वेस्टेज करूंगा तो ये चीज मेरे लोगों को नहीं मिल पाएगी, मेरे लोगों का नुकसान होगा, ये तो जनता का है, इसलिए रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम है यहां पे, क्यों सर? क्योंकि गवर्नमेंट सबको अधिकार दे रही है काम का। प्रॉफिट मोटिव नहीं है किसी का, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, सभी लोग इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। राइट टू वर्क, आप सभी को काम करने का मौका और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा। हाई सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी यानी कि आपको पेंशन मिलेगी, आपको ओल्ड एज होम मिलेगा, आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या आप ये बात समझे? लास्टली अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी के फायदे पढ़े। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया, मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको सब देखने को मिलेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको इकोनॉमिक चॉइसेस देखने को मिलेगा, कंपटीशन देखने को मिलेगा, प्राइस मैकेनिज्म, बायर सेलर देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट की वेलफेयर मशीनरी देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट की प्लानिंग देखने को मिलेगी, एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहे ये देखने को मिलेगा, जो लोग पिछड़े वर्ग हैं
उनके लिए गवर्नमेंट काम करेगी, यहाँ पर थोड़ी बहुत सोशल सिक्योरिटी, थोड़ा बहुत पेंशन, ओल्ड एज होम थोड़ा बहुत तो मिलेगा। इन्हें दोनों इकोनॉमी के बेस्ट बेस्ट फीचर उठा दिए। जैसे देखिए कैपिटलिज्म का एक फीचर था क्या, कि भैया इकोनॉमिक फ्रीडम एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हो क्या आप इंडिया में? बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। सर अगर एग्जाम में सवाल आया प्राइवेट प्रॉपर्टी किसका फीचर है, ऑप्शन ए कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी सोशलिज्म, ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, तो बोथ ए एंड सी। सर लेकिन अगर ऑप्शन डी आता है नन ऑफ दी अबव, तो फिर किसको सिलेक्ट करेंगे? तो अब आप बोलेंगे सर प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हम कैपिटलिज्म में भी बना सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हम मिक्स्ड इकोनॉमी में बना सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन कैसे दे रखा है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड और नन। अब अगर मेरे को दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो ये ओरिजिनली फीचर आया कहां से? मिक्स्ड इकोनॉमी तो एक हाइब्रिड है, इसके जो दो मम्मी पापा है वो कैपिटलिज्म सोशलिज्म है, तो ये वाला फीचर आया कहां से? कैपिटलिज्म। लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो कैपिटलिज्म और मिक्स्ड। सो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी से जो मिक्स्ड इकोनॉमी बनी है, इसमें दोनों के ही तो फीचर्स हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपके पास फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, जो चाहे धंधा जो चाहे करना है कर सकते हो, लॉफुल लीगल बिजनेस, दो चार धंधे छोड़ के जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखे। यहां पर भी बायर और सेलर मिलके काम करते हैं, यहां पर भी कंज्यूमर को सोविनिटी यानी चॉइसेस मिलते हैं, यहां पर भी इंसेंटिव मिलता है, प्रॉफिट होता है तो आप वो प्रॉफिट घर पे लेकर जाते हैं। सर ये सारे फीचर्स तो कैपिटलिज्म के, हाँ ये कैपिटलिज्म के फीचर है। एनकरेज एंटरप्राइज, एनकरेज यानी कि आपको प्रोत्साहन दिया जाता है धंधा चालू करो। देखिए ना कितनी सारी स्कीम्स लेकर आए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी, गवर्नमेंट भी प्लानिंग करती है, गवर्नमेंट भी आपको सोशल फ्रीडम देती है, गवर्नमेंट भी कंपटीशन अवॉइड करती है कुछ कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, ये तो फायदा हुआ सर, ये तो सर दोनों का फायदा हो गया। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी अच्छी बात है वो भी मिल गया, कंपटीशन अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन वो भी मिल गया, प्रॉफिट कमा सकते हैं वो भी मिल गया, जो बिजनेस करना है वो भी मिल गया, कंज्यूमर को चॉइसेस है वो भी मिल गए। जस्ट इमेजिन इंडिया, और गवर्नमेंट का भी साथ मिल गया, गवर्नमेंट प्लानिंग भी करके दे रही है, गवर्नमेंट कुछ लोगों को सोशल सिक्योरिटी दे रही है, कॉम्पिटिशन इतना भी कट थ्रोट नहीं है। अगर ओला उबर में देने के लिए पैसे नहीं तो गवर्नमेंट की बस में चले जाऊंगा, मतलब सब बढ़िया। Everything is in front of you. We have completed characteristics and merit. Only part which is remaining is demerit. ऑलमोस्ट ये टॉपिक मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दिया फ्री डेमो लेक्चर्स में। अब इसके आगे के हमारे जो भी लेक्चर्स होने वाले हैं वो आपको हमारी प्लस क्लासेस में मिलेंगे, और अगर आप प्लस क्लासेस देखना चाहते हैं कि कैसे होती है तो भैया आप ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि कैसा होता है तो 7 डेज का फ्री ट्रायल चल रहा है, गो फॉर इट। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज रियली अमेजिंग। कब आप लोगों के 5 सेशन हो गए पता ही नहीं चला। कंसिस्टेंसी से हमने पढ़ा, कंसिस्टेंसी से हम लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट को समझा। जितना डेप्थ में मैं यहां पर गया हूं, जस्ट इमेजिन दिस इज मोनोलॉग, आप सामने नहीं है तो भी इतना कंटेंट निकल रहा है। जब आप लोग सामने होंगे आपकी 50 क्वेरी आएगी, imagine the level of content, imagine the level of knowledge you are going to have. It is going to be really and super amazing for you my dear student. So thank you so much, it was really amazing these demo lectures. Just keep sharing this entire playlist with everyone who want to do CA, especially lecture number 1, you will get detailed insights. ठीक है, तो यहीं पे मैं लेता हूँ आप लोगों से इजाजत। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल ईयर, हैव अ वंडरफुल CA जर्नी। This is the Aditya Sharma. Now I want to see you in plus classes. Thank you so much.